राजनीतिक विज्ञान 10/2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट बी पाठ 8 में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं और उन वैकल्पिक केंद्रों में चीन जो कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, उसके क्या कारण है और भारत और चीन के क्या संबंध है। इन 3 बिंदुओं पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1940 के आसपास, जो 1940 के दशक में विश्व राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें दूसरा विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, भारत का एक गणराज्य बनना और चीन जो कि 1 अक्टूबर 1949 को लोक गणराज्य बना था, और विश्व जो है वो 2 गुटों में उसमें बंट गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका और दूसरे गुट का साम्यवादी रूस, सोवियत रूस कर रहे थे, और एक होड़ सी थी, सैनिक संधियों की होड़। और इस तरह से चाहे गुट निरपेक्ष का भी एक केंद्र बना। और उसके बाद 80 के दशक में भी विश्व राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों में बहुत सारे वैकल्पिक केंद्र बने। जो वैकल्पिक केंद्र बने आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के, उसमें यूरोपियन संघ और एशियन दक्षेश जिसे हम सार्क कहते हैं, और उसमें भी जापान, चीन, जर्मनी, इस तरह के आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्षेत्रीय स्तर पर बने। और इन वैकल्पिक क्षेत्रों ने, क्योंकि एक और जो 80 के दशक में बड़ी घटना हुई, वो ये कि जो विश्व 2 गुटों में बटा था वो एक ध्रुव बन गया, क्योंकि सोवियत रूस का विघटन हो गया। 1990 में बर्लिन की दीवार गिर गई, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हो गया, और बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और 15 स्वतंत्र देश जो थे वो अस्तित्व में आ गए। और सोवियत रूस जो है वो एक देश की मान्यताओं से मिली, और उसी में चीन जो है वो भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। तो ये वैकल्पिक सत्ता के केंद्र, आज हम चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने और उसके क्या कारण है उसके उभरने, उन कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। और वो जो कारण है, क्योंकि जब 19वीं शताब्दी में नेपोलियन ने कहा था कि जो चीन है, बोले एक एशिया में एक ऐसा देश है जो सोया हुआ है, वो एक दैत्य की तरह सोया हुआ है, अगर जाग जाएगा तो दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, क्योंकि चीन बिल्कुल निष्पक्ष था और उसकी इतनी गतिविधियां नहीं थी, वो अपने उस तक चीन तक सीमित था। लेकिन जब 1 अक्टूबर 1949 को चीन एक गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया, गणतंत्र बना, क्योंकि उस समय मार्क्सवाद और लेनिन
की विचारधारा से प्रभावित होकर के तत्कालीन गणराज्य के राष्ट्रपति प्रमुख जो थे वो माओ से थे, और माओ जो था वो उन्होंने सोवियत संघ की विचारधारा को ही अपनाया और अपने देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो सुधार किए वो शुरू हो गए। हम इस जो कारण है कि चीन क्यों आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का एक केंद्र बना और क्यों आर्थिक रूप से उभरा, उसके क्या कारण थे, तो हम उनके कारणों को भी दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है माओ का और दूसरा है उत्तर माओ का। उत्तर माओ का ये जो माओ काल है ये 1949 से लेकर 1975 के बीच में है, क्योंकि 1975 में माओ की मृत्यु हो गई थी, तो 1975 तक वो चीन में एक छत्र उन्होंने शासन किया। और उत्तर माओ काल जो था वो 1975 से लेकर अब तक चला हुआ है। तो हम इन कारणों का भी और चीन और भारत का आपस में क्या संबंध है, उन कारणों को भी, दो कारणों को देख करके हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले जो माओ काल है ये 1949 से लेकर के माओ ने अपनी सुधार जो था वो शुरू किया। पहले वो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था को उसने अपनाया, उसकी मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए चीन जो है वो आगे बढ़ा और काफी सुधार जो है वो चीन ने आगे किए और अपने देश की प्रगति की माओ काल में। और उसके बाद क्योंकि इसका पहला जो कारण था वो यही था कि आगे बढ़ने की इच्छा। तो जो कारण थे चीन क्यों एक शक्ति के रूप में उभरा वो यही था कि आगे बढ़ने की इच्छा। चीन के नेता जो थे वो आगे बढ़ने की उनकी इच्छा थी, विकास में वो आगे बढ़ते गए। और दूसरा इसका कारण ये था कि विकास का एक नया मॉडल, जब 70 के दशक में अमेरिका और चीन आपस में उनके संबंध स्थापित हुए तो उन्होंने भी एक विकास का नया मॉडल जो है वो प्रस्तुत कर दिया। आर्थिक दृष्टि से और कृषि उद्योग को लेकर के 1978 में फिर बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो देंग जियोंगपिंग ये राष्ट्रपति बने माओ के बाद, उत्तर माओ काल जो है, तो उसने एक विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें कृषि क्षेत्र को निजीकरण के हाथों में सौंप करके जो राशि इकट्ठी हुई उस पर उसको जो है औद्योगिकरण के लिए प्रयोग में लाया गया। और उसके बाद घरेलू संसाधनों का उपयोग, घरेलू संसाधनों का उपयोग जो था वो इस तरह से किया कि अपनी जो बाहर से जो अपने रोजगार के सृजन किए कृषि के क्षेत्र में और उद्योग धंधे जो थे उसमें रोजगार सृजन हुआ और वो उपयोग किया। ये भी एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की एक उनकी वो थी। और कल्याणकारी, चौथा जो है इसमें कारण कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, क्योंकि रोजगार और कृषि के क्षेत्र में योजनाएं जो तैयार की उद्योग धंधों को लेकर के, ये भी एक उनका बहुत बड़ा कारण रहा। और इसमें पांचवा जो है योग्य नेतृत्व। चीन का जो नेतृत्व है बड़े योग्य व्यक्तियों के हाथ में रहा माओ काल में, माओ त्से के नेतृत्व में। और फिर उसके बाद
जो देंग जियोंगपिंग या शी जिनपिंग जो आज हैं, वो एक योग्य नेतृत्व है उनका, और उनके द्वारा जो है वो चीन जो है एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। और इसमें जो योग्य नेतृत्व हुआ उसमें खुले द्वार की नीति, उन्होंने खुले द्वार की नीति शुरू की। खुले द्वार की नीति में उन्होंने विनिवेश को जो है वो खेती का निजीकरण किया और खुली निवेश नीति को जो है प्रोत्साहन दिया। और दूसरा उन्होंने इसमें उद्योगों का निजीकरण, खेती का भी निजीकरण किया और उद्योगों का निजीकरण किया, जिससे वहां के स्थानीय लोग जो है वो रोजगार से जुड़े और विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो जो है वो उन्होंने विदेशी मुद्रा का भंडार इकट्ठा किया और अपनी जो जुआन जो थी, जिस तरह से मुद्रा भारत की मुद्रा जो है रुपए है, उसी तरह से चीन की मुद्रा जुआन है। तो जुआन कूटनीति जो थी वो उन्होंने शुरू कर दी कि वो अपनी बाहर के कंपनियों को जो है वो अपनी करेंसी जो अपनी मुद्रा थी उसके तहत उसने ये कूटनीति शुरू की कि चीन के रास्ते खुले हैं और वहां पर जो निवेश किया जाए। उसमें युआन कूटनीति भी उनकी साथ साथ चली। और जो उसमें अंतिम था कि चीन जो था विश्व व्यापार संघ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, पहले गैट था, गैट 1995 में समाप्त कर दिया, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन 1995 में। हालांकि भारत ने 1995 में उनकी चाइना को विश्व विकास का संगठन बनने के लिए प्रेरित किया, परंतु फिर भी जो है वो चीन जो है वो इस तरह से जब इसका संगठन का सदस्य बना तो आगे चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। तो अब हम भारत और चीन के बीच जो संबंध है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये भारत का नक्शा है, मैं उस पर थोड़ी सी आपको बातचीत करूंगा। ये ऊपर की जो रेखा है, ये क्योंकि यहां पर ये J&K है, इसको बताएंगे हम जो आज की दृष्टि से ये लद्दाख का एरिया है, ये लद्दाख का एरिया है, लद्दाख, और इसके साथ ही ये अक्साई चिन्ह है, ये लद्दाख के साथ एक साइट का एरिया है। यहां पर ये चीन की सीमा जो है वो हमारे देश से लगती है, और इसके साथ ही ये नेपाल है, एक स्वतंत्र देश, और नेपाल के आगे ये जो यहां पर हमारा सिक्किम है, और सिक्किम के साथ यहां पर ये भूटान, और भूटान के आगे ये जो है वो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब चीन और भारत के बीच जो संबंध रहे हैं वो 1949 में गणराज्य बनने के बाद कुछ दिन इनके संबंध ठीक थे, परंतु चीन ने सबसे पहला जो था वो तिब्बत है, ये तिब्बत स्वतंत्र देश था, और 1914 में ये जो रेखा है, ये जो बाउंड्री है, इसे मैकमिलन रेखा कहा जाता है। उस समय के अंग्रेज अधिकारी सर हेनरी मैकमिलन ने इस रेखा को शिमला समझौते के तहत 1914 में चीन, तिब्बत और भारत के प्रतिनिधियों के बीच में इस रेखा को निर्धारित किया था कि ये जो लद्दाख के उस पार अक्साई चिन्ह का इलाका और नेपाल से ऊपर, और ये इस तरह से एक रेखा, इसको 1914 में मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा को चीन ने 1954 के बाद
जब 1953 में चीन ने अपने नक्शे जो है वो प्रकाशित किए, तो उसमें ये जो एक्साइटिन का इलाका लद्दाख में है, इसको अपने उसमें रखा, और ये जो नाथुला दर्रा और यहां पर भी जो है वो नक्शा जो है वो चीन ने भारत की भूमि को अपने में दर्शाया। जब उसमें नेहरू जी ने बात की माओ से, तो वो इस प्रश्न को टाल गए और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। लेकिन 1954 में जब भारत में प्रधानमंत्री आए 29 अप्रैल 1954 को, एक समझौता हुआ 29 अप्रैल को दिल्ली में 1954 को, उसमें भारत ने चीन की प्रभुता जो है वो तिब्बत पर स्वीकार कर ली, लेकिन तिब्बत को जो है स्वतंत्र राष्ट्र ही माना, और दोनों देश में शांति स्थापना करने के लिए पंचशील का समझौता किया। पंचशील का समझौते का मतलब है कि उसमें सबसे पहले उसकी 5 सिद्धांत अपनाए। एक जो था कि दोनों देश एक दूसरे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, दोनों देश जो है वो एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा, और दोनों देश जो है वो आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और समानता और परस्पर सहयोग दोनों का रहेगा, और लास्ट जो है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये 5 पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है, जो बाद में भी इस सिद्धांत पर बातचीत होती रही और इनको कोड किया जाता रहा। तो उसके बाद जो है वो तनाव में थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, और यहां पर जो एक्साइटिन का एरिया है, एक्साइटिन ये एरिया जो है, ये इस एरिया में चीन ने अपने सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी, और 1959 में जो तत्कालीन कारण था कि जो तिब्बत की एक क्रांति हुई मार्च 1959 में, उस क्रांति में दलाई लामा जो था धर्म गुरु, उसने भारत में शरण ली, तो वो धर्मशाला में आ गया और उसने शरण ली, और तिब्बत चीन ने इसको जो है वो भारत के प्रति उसने उसको इस तरह लिया कि भारत उसके विरोधी नीति अपनाई, तो वो जो था उसमें आपसी तनाव और बढ़े। और 1962 में तो इतने बिगड़ गए कि एक्साइटिन में चीन की जो गतिविधियां थी लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर लगातार जो बढ़ गई, और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर इस एरिया में, और 1 मास तक 21 नवंबर को, क्योंकि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन चीन जो है बहुत सारे हिस्से में, भारत के बहुत सारे हिस्से में अपने आधिपत्य स्थापित कर चुका था, और उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और उसके बाद जो है वो दोनों देशों के बीच 1963 में भी इतने संबंध नहीं बने, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के समय दोनों देशों ने शांति पर बातचीत की, पंचशील के समझौते पर बातचीत की, और फिर जो उत्तर माओ काल है, जब देंग क्षोपेंग जो है वो राष्ट्रपति बने, उसके बाद जो दौर जो है वो शुरू हुआ दोनों देशों में, उसमें लेकिन अरुणाचल प्रदेश 1986 में अरुणाचल प्रदेश जो था वो पहले भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इस दर्जा देने से चीन जो है बढ़ गई, और इस विषय पर उनकी आपस में जो है तनाव बढ़ गया, और राजीव गांधी के काल में वार्ता हुई और एक संयुक्त कार्य दल गठित हुआ दोनों देशों, और उसके बाद परस्पर संबंधों को सुधारने के प्रयास हुए,
और चीनी नेताओं ने भी भारत की यात्रा की। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए और वहां पर जून 2003 में बहुत सारे समझौतों पर बातचीत हुई। और उसके बाद जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने भी समय समय पर चीन के प्रधानमंत्री भारत आए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों चीन गए, वार्तालाप होता रहा। और एक जो यहाँ पर सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम है, यहाँ पर नाथुला दर्रा, इस पर जो है वो बातचीत उनकी 2010 में हुई। इस नाथुला दर्रा को खोलने की बातचीत हुई, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और भूटान और की उसके लिए भी। तो इस धरने को खोला गया और उसके बाद चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ। और नरेंद्र मोदी के समय जो संबंध थे वो थोड़े से, क्योंकि सरकार बदली, थोड़ी कगार झूम आ गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति से जो जब चीनी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो उस समय शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हुई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी जब चीन में गए तो दोनों देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। परंतु 2016 में भारत को जो है वो परमाणु आपूर्ति कर्ता जो समूह है उसका सदस्य CMSG परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह में चीन ने रोड़े अटकाए और सदस्यता का विरोध किया। और इस विरोध के कारण उनमें थोड़ी सी घबराहट आई। और उसी समय जो है वो जो भूटान के पास यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये ऊपर ये यहाँ पर डोकलाम, इस डोकलाम क्षेत्र में चीन जो है वो अपनी सड़क निर्माण की योजना बना रहा था। भारत ने उस पर आपत्ति की और बाद में दोनों देश ने अपनी अपनी सेनाओं को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। लेकिन चीन ने समझा कि अगर युद्ध हुआ, क्योंकि भारत और चीन में युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति से और चीन ने अपनी सेना वापस कर ली, भारत ने भी अपनी सेना वापस कर ली और यह स्थिति जो थी दोनों देश